इस दिवाली को बनाए खास उत्कर्ष के साथ। उत्कर्ष क्लासेस के दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर में पाए पशु परिचर, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, जेट और AA जैसे सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% तक की छूट, 3 महीने की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी और हर लाइफ लॉन्ग क्लासरूम कोर्स के साथ रिकॉर्डेड कोर्स बिल्कुल मुफ्त। लेकिन याद रखें, ये ऑफर है सिर्फ 3 नवंबर तक ही, तो देर ना करें और आज ही अपनी तैयारी की शुरुआत करें। इंस्टॉल नाउ। हेलो नमस्कार सभी विद्यार्थियों का उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेज के इस आपके अपने YouTube चैनल पर मैं JL चौधरी आज के सेशन में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो सभी विद्यार्थियों का जिसको कह सकते तहे दिल से शुक्रिया और तहे दिल से आभार और अभिनंदन। तो निश्चित रूप से सभी विद्यार्थियों की दीपावली शानदार और जानदार रही होगी और खूब पटाखे आपने फोड़े होंगे। तो अब हम शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के कुछ जेट 2017 के सवालों को लेकर। कुछ जेट एग्जाम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन से 2017 के, उनको लेकर के हम चर्चा कर लेते हैं आज के इस सेशन में। तो आइएगा शुरुआत करते हैं 2017 के कुछ क्वेश्चंस को लेकर के। तो पहला सवाल है आपके स्क्रीन पर, सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर की प्रतिशत मात्रा। और इस समय आपके राजस्थान में ही नहीं पूरे भारत में SSB एक चर्चा का विषय भी है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। सिंगल सुपर फास्फेट ट्रिपल SP। तो अगर हम यहाँ पर देखिए सिंगल सुपर फास्फेट ये किसका विकल्प है, तो पहली चीज तो वर्तमान में DAP की कमी होने के कारण DAP का विकल्प बना हुआ है। तो इसमें देखिएगा एक तो सल्फर होती है 12%, दूसरी आपके इसमें क्या होती है फास्फोरस पाई जाती है वो 16% है, तीसरी जैसे आपकी क्या इसमें कैल्शियम पाया जाता है 19% के आसपास, 18.5 19 20 21 तक होता है, ठीक है। तो आपके 18.5% के आसपास क्या पाया जाता है SSP पाया जाता है। देखिएगा यह एक कैसा उर्वरक है, तो एक ही पोषक तत्व है, इसलिए आप इसे क्या कह सकते हैं एक मुख्य पोषक तत्व, तो सरल उर्वरक कहा जा सकता है इसे। यह कैसा उर्वरक है, तो भारत और विश्व में निर्मित पहला सिंथेटिक उर्वरक, तो प्रथम रासायनिक उर्वरक है, ये ध्यान रखना। ये क्या है, तो ये प्रथम रासायनिक उर्वरक है, आपको ये ध्यान रखना आपको, ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही पोषक तत्व है आपकी और 16% है, 25 से कम है, इसलिए आप क्या कह सकते हैं, आप इसे कह सकते हैं एक होता है हाई एनालिसिस और एक होता है लो एनालिसिस। तो निम्न विश्लेषक उर्वरक भी है ये, ठीक है, निम्न विश्लेषक उर्वरक। तो निम्न विश्लेषक उर्वरक भी आपको दिखाई देगा। तो यहां पर सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर की मात्रा कितनी है 12%, और ये सल्फर कहां काम में आएगा, तो ऑयल सीड क्रॉप्स में, ये ध्यान रखना आपको। ऑयल सीड क्रॉप्स में क्या करता है, ऑयल कंटेंट को इंक्रीज करता है, ये ध्यान रखना। दूसरा, सल्फर की नेचर कैसी होती है, तो आपके फंजीसाइड जिसको कह सकते हैं एज ए फंजीसाइड के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। एज फंजीसाइड भी क्या होता है ये यूज होता है। तो आपका यहाँ पर क्या है डी इसका राइट आंसर है आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। अगला सवाल देखो बेटा, कैंट की एक प्रमुख किस्म है। कैंट किसकी प्रमुख किस्म है, तो बरसीम की तो नहीं है, बरसीम की तो बरसीम की देखो आप अगर देखेंगे तो मस्कावी, खद्रावी, पहाली, ठीक है, मस्कावी, खद्रावी, पहाली, सिंदबाद, ठीक है, सिंदबाद इसी की कुछ किस्म है। वरदान भी एक अच्छी किस्म है, ये ध्यान रखना आपको। रिजके में एक वैरायटी जैसे चेतक, बहुत अच्छी वैरायटी है चेतक, ठीक है। सोयाबीन में जैसे अंकुर, अलंकार, ठीक है। यहां पर जई में देखो कोचमैन, कोचमैन इसी की एक वैरायटी है। बंकर भी एक वैरायटी है इसकी, और इसके बाद में कैंट इसकी वैरायटी। जई को हम क्या कह देते हैं, एक तो होता है आपके एविना सेटाइवा, ये ध्यान रखना, ठीक है, एविना सेटाइवा। तो एविना सेटाइवा आपको यहां पर दिखाई देगा। तो राइट आंसर क्या है इसका, जई है, ये ध्यान रखना। इसके गुणसूत्र संख्या गेहूं के बराबर है, हेक्साप्लोइड है, ये ध्यान रखना। और सीड रेट भी आपके 80 से लेकर के 100 kg के आसपास है। जई से आप क्या प्रयोग कर लेते हैं, इससे आप हे भी बना सकते हैं और साइलेज भी। तो एक ऐसी कौन सी क्रॉप है जिसका प्रयोग हे और साइलेज दोनों बनाने के लिए किया जाता है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। अब बाकी ये तीनों फसलें जो है वो दलहनी फसल है, ये ध्यान रखना, पल्सेज फैमिली की है। तो ये कौन सी फैमिली की है, ये आपके ग्रेमिनी फैमिली की है, ये ध्यान रखना।
आपके सोयाबीन दलहन के साथ साथ आपके क्या है, तिलहन भी फसल है, ये ध्यान रखना। तो सोयाबीन क्या है, दलहन भी है और दलहन के साथ तिलहन फसलों में भी देखने को मिलती है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है ये हरे चारे वाली फसलों का राजा है, ये क्या है, ये हरे चारे वाली फसलों की रानी है। तो राइट आंसर क्या हो गया बेटा, यहाँ पर राइट आंसर आपका इसका डी हो गया, ये ध्यान रखना है आपको। अगला देखो, जो कि छिलका रहित किस्म कौन से, मंजुला RS6 डोलमा के 141। तो देखिएगा, मंजुला, गीतांजलि, गीतांजलि भी इसी की है, कर्ण वाली सीरीज, कर्ण 1 2 3 4, ये ध्यान रखना। हाल ही में जिसको कह सकते एक और वैरायटी आई, DWR डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च, ठीक है, DWBR फॉर आपके 223 जो आपको देखी होगी, ठीक है। तो ये वैरायटी भी आपकी हस्क लेस है, अभी हाल ही में जारी हुई। इसका एक शॉर्ट्स आपने देखा होगा, तो यूट्यूब पर शॉर्ट्स भी है। तो डोलमा इसकी क्या है, आपके छिलके रहित है। छिलके रहित वैरायटीज का प्रयोग आप माल्ट में करते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। सो आपके होडियम वल्गेयर, तो क्या है, ये होडियम वल्गेयर है, ये ध्यान रखना आपको। और इसमें पाई जाती है माल्टोज शर्करा क्या पाई जाती है, माल्टोज शर्करा पाई जाती है, तो ये ध्यान रखना, सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल देखिएगा, हृदय रोगी के लिए कौन सा खाद्य तेल उपयुक्त है, हार्ट पेशेंट के लिए कौन सा खाद्य तेल उपयुक्त है, सूरजमुखी, कुसुम, तिल और मूंगफली। तो मूंगफली का अगर देखा जाए तो सर्वाधिक खाया जाने वाला भारत में तेल, ठीक है, सर्वाधिक खाद्य ऑयल, ठीक है। तिल, इसे गरीब का घी कह देते हैं, गरीब का घी कहा जाता है और सर्दियों में खाने के लिए अच्छा माना जाता है। तिल जिसको कह सकते हैं, इसका तेल खराब नहीं होता क्योंकि इसमें एक विशेष तत्व पाया जाता है, सीसेमोल। कुसुम, कार्थेमस टिंक्टोरियस, कई बार इसका बोटनिकल नाम पूछ लेते, तो कार्थेमस टिंक्टोरियस, तो कार्थेमस टिंक्टोरियस, तो ये ध्यान रखना, कार्थेमस टिंक्टोरियस। सूरजमुखी, तो यहाँ पर कुसुम में 78% के आसपास क्या पाया जाता है, लिनोलिक एसिड पाया जाता है, लिनोलिक अम्ल पाया जाता है, ये ध्यान रखना। तो 20 का राइट आंसर। हृदय रोगियों के लिए कौन सा खाद्य तेल उपयुक्त है, तो सबसे उपयुक्त है कुसुम। ऐसे तो सूरजमुखी भी उपयुक्त है, ठीक है, लेकिन सबसे उपयुक्त कौन सा है, कुसुम, ये ध्यान रखना। तो कंपोजिटिव फैमिली का है, ये भी ध्यान रखना आपको, ठीक है, किसका है, कंपोजिटिव फैमिली का है। तो 20 का राइट आंसर है, ये ध्यान रखना। क्योंकि दीपावली की ये पावन पर्व में आप सभी को पता है सभी की छुट्टियां चल रही है, लेकिन फिर भी उत्कर्ष क्लासेज के द्वारा आपके एग्रीकल्चर के सभी विद्यार्थियों की तैयारी के लिए लगातार क्लासेज आपको कंटिन्यू मिल रही है। अगला सवाल देखिएगा, इसबगोल पैदा करने में निम्नलिखित में से मुख्य जिला कौन सा है, इसबगोल पैदा करने में मुख्य जिला कौन सा है, बीकानेर, अजमेर, जालोर, जयपुर। देखो 2017 में उस समय डाटा अलग था, आज वर्तमान में अलग है, ये ध्यान रखना। इसबगोल, इसबगोल देखिएगा, पहली चीज इसे कहा जाता है प्लांटेगो ओवेटा, क्या कहते हैं, इसे कहते हैं प्लांटेगो ओवेटा, प्लांटेगो ओवेटा। प्लांटा जेनेसी फैमिली का सदस्य, प्लांटा जेनेसी फैमिली का सदस्य है। यह रबी की फसल है, यह आपके इसे राजस्थान में कहा जाता है घोड़ा जीरा, ठीक है, क्या कह देते हैं, घोड़ा जीरा कह देते हैं, ये ध्यान रखना। इसका उपयोगी भाग बीज और भूसी, भूसी क्या है, तो बीज के ऊपर का खोल आवरण। बीज कितना परसेंट, तो बीज 70 से 75% और भूसी कितनी है, तो भूसी 25 से 30%। बीकानेर, अजमेर, जालोर और, तो उस समय जालोर था, लेकिन आज के समय आपके अगर देखा जाए तो बाड़मेर आपके इसबगोल में पहले स्थान पर है, ये ध्यान रखना आपको। तो यहां पर बाड़मेर बता रहा हूं, ये ध्यान रखना आपको, उस समय जालोर था। बाड़मेर अनार उत्पादन में भी जाना जाता है, ठीक है, बाड़मेर किसमें, अनार उत्पादन के लिए भी जाना जाता है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बाड़मेर। देखिएगा, ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी बोट्राटाइटिस
फूल गोभी में भूरापन किसकी कमी के कारण होता है? भूरापन का मतलब हो गया ब्राउनिंग। तो देखिएगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की जब अधिकता हो जाती है फूल गोभी में, तो नाइट्रोजन की अधिकता से क्या होता है? नाइट्रोजन की अधिकता से मेरे प्यारे बटनिंग होता है। बटनिंग क्या होती है? कर्ड जो होता है इसका वो क्या है? कर्ड स्मॉल रह जाता है। पोटेशियम जिसको कह सकते हैं बोरोन और जिंक, तो यहाँ पर बोरोन की डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है? बोरोन की कमी से आपके भूरापन देखा जाता है। इसी में देखा जाता है जैसे आपके फूल गोभी में वाइपटेल होता है जो कि एमओ की कमी से होता है, मोलिब्डेनम की कमी से होता है। ठीक है, तो ये ध्यान। इसके अलावा जैसे इसमें आपके फज्जीनेस, ठीक है, एक होता है फज्जीनेस, तो फज्जीनेस और फप्पीनेस। देखिएगा फज्जीनेस जो होता है, फज्जीनेस में क्या होता है? इसका कर्ड जो होता है वो लूज रहता है, प्रॉपरली कॉम्पैक्ट नहीं हो पाता है। तो बोरोन, अब यहाँ पर देखो बोरोन की वजह से जैसे अंगूर है, तो बोरोन की वजह से अंगूर में भी होता क्या होता है? तो अंगूर में हैन एंड चिकन डिसऑर्डर होता है। ठीक है, इसकी वजह से अंगूर में क्या होता है? कोल्यूर। इसी की वजह से कोल्यूर के साथ एक और होता है मिलारेंडेज। ठीक है, क्या होता है? मिलारेंडेज। इसी की वजह से जैसे धान में क्या होता है? तो धान में खेरा रोग इसी की वजह से होता है। अगर आप देखेंगे तो इंटरनल नेक्रोसिस भी देखी जाती है बोरोन की डेफिशिएंसी से, वहां भी प्रभाव देखा जाता है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर, ये सी इसका राइट आंसर। बोरोन की डेफिशिएंसी नेगेटिव आयंस के रूप में पौधे अपटेक करते हैं आपके। लेकिन उपयोगी क्यों है? उपयोगी ध्यान रखना, पोलिनेशन जो होता है इसका पोलिनेशन में बड़ा रोल है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, परागण में। तो अगला सवाल देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा फल उष्ण जलवायु का, ट्रॉपिकल क्लाइमेट? देखिएगा मैंने आपको कई बार पढ़ाया कि फ्रूट्स का जब हम क्लासिफिकेशन देखते हैं तो ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट फ्रूट्स की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको देखना है निम्नलिखित में से कौन सा फल उष्ण जलवायु का है। आम, तो आम जिसको कह सकते हैं, चाहे आम कहो, केला कहो, नींबू वर्गीय फ्रूट कहो, ठीक है, चाहे आप नींबू वर्गीय फल कहो, या चाहे आपके पपीता हो, ठीक है, चाहे आपके केला हो, ये किसके हैं? तो ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट के हैं। देखिएगा सेब और नाशपाती दोनों के दोनों किसके हैं? शीतोष्ण जलवायु के हैं, टेम्परेट के। और बेर कैसा है? बेर है आपके, इसको कह सकते हैं शुष्क जलवायु में, शुष्क और अर्ध शुष्क। तो राजस्थान के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण, राजस्थान जैसी जलवायु, तो इसमें शुष्क और अर्ध शुष्क। बेर आपका आ जाता है, फालसा आ जाता है, ठीक है, बेर, फालसा आपके। इसके अलावा जैसे बीलपत्र, एगल मार्मुलस, वो आ जाता है, अनार भी आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो जलवायु के आधार पर वर्गीकरण। तो यहाँ पर क्या है, कौन सा ट्रॉपिकल क्लाइमेट का फ्रूट है? तो ए, मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, अगला देखो कद्दू की बीज दर है किलोग्राम प्रति हेक्टर, कुकुरबिटा मोस्टाटा। ठीक है, तो आपके यहाँ पर 2 से 3, तो 2 से 2.5 जिसको कह सकते हैं, 2 से 2.5 kg। ये तो किस में आती है? ये आती है आपके खीरे में। लगभग 3 से 4 के आसपास, 4 kg के आसपास तरबूज में। 10 से 12 होगी नहीं, 5 से 6 kg के आसपास क्या है? कद्दू में आपको दिखाई देगी। ठीक है, कद्दू की वैरायटी। तो कद्दू में आपको क्या है? सीडेड 5 से 6 kg, ये ध्यान रखना। इसे कई बार हम काशी फल भी कह देते हैं, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, काशी फल। इसी में होता है व्हाइट कद्दू, जिसका प्रयोग हम क्या, पेठा बनाने में प्रयोग करते हैं। बेर में वानस्पतिक प्रवर्धन की प्रचलित विधि है बीज, कलम, कलिकायन और दाब। देखिएगा लेयरिंग की बात करते हैं तो लेयरिंग में सबसे इंपॉर्टेंट आती है एयर लेयरिंग। ठीक है, कौन सी? एयर लेयरिंग आती है। तो एयर लेयरिंग को आप क्या कह सकते हो? इसे मार्कोटेज लेयरिंग कहते हैं, इसे मार्कोटेज कहते हो। चीन से विकसित होने के कारण से चाइनीज कहते हो। एयर वाले पार्ट पर पोट बनने के कारण से पोट लेयरिंग कह देते हो आप इसे आप हवाई दाब कलम भी कहते हैं, हवाई दाब कलम भी कहते हैं। कहाँ उपयोगी है? तो विशेष रूप से जैसे नींबू वर्गीय फलों में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, आप अमरूद में प्रयोग कर सकते हैं,
आप अनार में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। एयर लेयरिंग में अपन एक और बोलते हैं माउंड और स्टूल लेयरिंग। क्या बोल देते हैं? एक बोलते हैं कि माउंड और स्टूल लेयरिंग। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें अगर देखा जाए तो विशिष्ट रूप से अमरूद में प्रवर्धन की सरल विधि। ठीक है, अमरूद में प्रवर्धन की सरल विधि है, ये ध्यान रखना आपको। कलिकाएं आपके बडिंग होती है, तो बडिंग भी कई प्रकार की, टी बडिंग, एच बडिंग आपके कई प्रकार से दिखाई देगी। एक होती है कलम, जिसे कटिंग कहते हैं। क्या कह देते हैं? कटिंग कह देते हैं। और बीज, तो यहाँ पर बेर में कौन सी है? तो बेर में देखिएगा बडिंग। बडिंग में कौन सी? बेर में तो टी बडिंग भी होती है बेर में, और बेर में आपके रिंग बडिंग भी होती है। ठीक है, क्या होती है? तो रिंग बडिंग भी आपको देखने को मिलेगी, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो बेर में वानस्पतिक प्रवर्धन की प्रचलित विधि कौन सी है? तो बडिंग है, ये ध्यान रखना आपको। और कब किया जाता है प्रवर्धन? तो प्रवर्धन किया जाता है वर्षा ऋतु में, ये ध्यान रखना, वर्षा ऋतु में, यानी कि जुलाई और अगस्त के आसपास आपको दिखाई देगा। ठीक है भाई, तो राइट आंसर सी है आपके पास। अगला सवाल देखो, सुनहरी क्रांति का संबंध है, इसे कहते हैं गोल्डन रिवॉल्यूशन। ठीक है, क्या कह देते हैं? गोल्डन रिवॉल्यूशन। तो यहां पर सुनहरी क्रांति का संबंध के.एल. चड्ढा साहब से है। ठीक है, आलू की उत्पादन से, तो आलू के लिए गोल क्रांति से कहते हैं राउंड रिवॉल्यूशन, तो इसका संबंध गोल क्रांति से है। देखिएगा अंडा उत्पादन, इसका संबंध किससे है? तो सफेद क्रांति, आपके इसको कह सकते हैं अंडा उत्पादन। तो देखिएगा अंडा और मुर्गी सिल्वर रिवॉल्यूशन, ये ध्यान रखना। तो इसका संबंध है रजत क्रांति या सिल्वर रिवॉल्यूशन। तिलहन के साथ अगर देखें कि तिलहन उत्पादन, तो तिलहन उत्पादन अगर देखा जाए तो आपको क्या देखना है? तिलहन उत्पादन। तो यहां पर देखिएगा प्रोटीन रिवॉल्यूशन अगर देखा जाए तो प्रोटीन का आप क्या दिखाई देंगे? प्रोटीन अगर पूछ ली जाए तो प्रोटीन का संबंध है आपके तिलहन से, लेकिन ये प्रोटीन का संबंध तो दलहन से है, लेकिन यहां देखो तिलहन में आपने येलो रिवॉल्यूशन देखा होगा, येलो रिवॉल्यूशन। तो यहाँ पर उद्यान विज्ञान और फल उत्पादन से संबंधित है कौन सी? तो आपके गोल्डन रिवॉल्यूशन है। ठीक है, एक गोल्डन फाइबर भी होता है। ठीक है, क्या होता है? गोल्डन फाइबर। तो गोल्डन फाइबर आपके जो जूट है वहां पर गोल्डन फाइबर दिखाई देता है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो एक आपके गुलाबी क्रांति, उसको पिंक रिवॉल्यूशन कहते हैं, गुलाबी क्रांति। ठीक है, गुलाबी क्रांति, पिंक रिवॉल्यूशन। तो पिंक रिवॉल्यूशन की जब बात करते हैं तो यहां पर प्याज और प्याज के साथ झींगा उत्पादन। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर है। ठीक है भाई, अगला देखो, कुल घुलनशील ठोस किसके द्वारा ज्ञात करते हैं? टोटल सोल्यूबल सॉल्यूट्स। ठीक है, कैलोरीमीटर से कैलोरी को काउंट कर सकते हैं। थर्मोमीटर, तो थर्मोमीटर से आप क्या कर सकते हैं? थर्मोताप, तो तापमान मापने के लिए काम में कर सकते हैं। पीजोमीटर, तो इससे हम ग्राउंड वाटर जिसको कह सकते हैं उसको मापा जाता है कि ग्राउंड वाटर, डेप्थ ऑफ ग्राउंड वाटर कितनी है, तो इसके द्वारा डेप्थ ऑफ ग्राउंड वाटर। ठीक है, तो डेप्थ ऑफ ग्राउंड वाटर ये मापी जाती है। रिफ्रैक्टोमीटर, तो रिफ्रैक्टोमीटर के द्वारा टोटल सोल्यूबल सॉलिड्स TSS मापी जाती है, ध्यान रखना आप। रिफ्रैक्टोमीटर, तो ए क्या है इसका बेटा? राइट आंसर, आपको ये ध्यान रखना। ठीक है, देखो अर्का सूर्यमुखी आपको दिखाई देगा, अर्का विश्वास, ठीक है, अर्का चंदन, ये सब दिखाई देगा। भिंडी की, सूरजमुखी की, कद्दू की, अमरूद की। अमरूद में भी आती है अर्का वाली, तो अमरूद में अर्का मर्दुला, ठीक है, अर्का किरण, अर्का रश्मि और अर्का अनमोल। ठीक है, अर्का मूल्य, अर्का अनमोल, अर्का अनमोल लिखो।
ठीक है, तो ये अगर आप देखोगे तो ये सारी की सारी वैरायटी है अमरूद की, और कहाँ से निकली हुई है, तो ये IIHR, इसका मतलब ये है कि IIHR से जो वैरायटी डेवलप होती है, विकसित होती है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च से, उनके नाम में अर्का शब्द लगा हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पर कद्दू की वैरायटी है आपके अर्का सूरजमुखी, ये सूर्यमुखी है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। किसकी है? कद्दू की। भिंडी पूसा मखमली, पूसा सावनी, ये आपके हरभजन वगैरह, परभनी क्रांति वगैरह सारी की सारी भिंडी में आपको दिखाई देती है, अबोलमोस्कस एस्कुलेंटस में। तो कद्दू इसका राइट आंसर है। अगला देखो, ये ध्यान रख, कद्दू विटामिन ए का सोर्स होता है। फलों को पकाने में उपयोगी हार्मोन कौन सा है? विच हार्मोन्स आर यूज ऑफ फ्रूट राइपनिंग? जिब्रेलिन। तो जिब्रेलिन क्या करता है? तो ये ध्यान रखना, चाहे बीज हो और चाहे कलिका हो, बीज और कलिका की सुषुप्त अवस्था हटाता है, ठीक है, कलिका की सुषुप्ता अवस्था। तो सुषुप्ता अवस्था को हटाने में इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें जिब्रेलिन में, तो आप अगर देखेंगे तो जिब्रेलिन जो है वो जेनेटिकली ड्वार्फनेस को ब्रेक करता, आनुवांशिकी बोनापन, ठीक है। तो आनुवांशिकी जो बोनापन होता है, आनुवांशिकी बोनापन, उस आनुवांशिकी बोनापन को हटाना, उसको दूर करता है, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। साइटोकाइनिन क्या करता है? तो साइटोकाइनिन सेल डिवीजन करता है, ठीक है, क्या करता है? सेल डिवीजन करता है। एथिलीन क्या करता है? तो एथिलीन फलों को पकाता है, फलों को पकाने का काम करता है। ऑक्सिन जो है आपके क्या करता है? तो ऑक्सिन में देखी जाती है एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस देखी जाती है। तो राइट आंसर क्या? फलों को पकाने में एथिलीन, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। एक फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बामाइड भी यूज होता है, ठीक है, कैल्शियम कार्बामाइड। लेकिन इस कैल्शियम कार्बामाइड पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा रोक लगी हुई है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है, क्योंकि कैंसर के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो यहाँ पर एथिलीन आपका राइट आंसर है, ये ध्यान रखना आपको। अगला सवाल देखो बेटा, निम्नलिखित में से किस फल में विटामिन सी की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? इन विच फ्रूट्स आर फाउंड ऑफ विटामिन सी? विटामिन सी जिसको कह सकते हैं हम, क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, क्या कह देते हैं इसे? एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, ठीक है। अगर इसकी कमी हो गई तो क्या होगा? विटामिन सी की कमी होने से मसूड़ों में आपके खून आ जाता है, सी से स्कवरी, ये ध्यान रखना आपको। तो स्कवरी रोग में क्या होता है? मसूड़ों में खून, ठीक है, तो मसूड़ों में खून आ जाता है, ये ध्यान रखना आपको। तो यहाँ पर विटामिन सी, तो विटामिन ए का सोर्स है ये तो, ठीक है, ये तो विटामिन ए का सोर्स है। बेर, नींबू, नींबू भी विटामिन सी, और आंवला, आंवला अगर देखोगे तो सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा तो पाई जाती है बारबाडोस चेरी में, लेकिन बारबाडोस चेरी ऑप्शन नहीं है, तो फिर एम्बेलिका ऑफिसिनेल आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो आंवले में पाई जाती है, तो 20 का सही आंसर है, ये ध्यान रखना, विटामिन सी आंवले में। अगला देखो, जेली में कुल घुलनशील ठोस पदार्थ होता है, जेली। तो जेली के लिए देखिएगा अनिवार्य घटक क्या है? तो जेली में ध्यान रखना, जेली का अनिवार्य घटक अगर आप देखोगे तो जेली का अनिवार्य घटक है पेक्टिन। कौन सा है? पेक्टिन। इसके साथ में सबसे बेस्ट जेली किसकी बनती है? तो अमरूद की जो होती है वो सबसे बेस्ट जेली बनाई जाती है। अमरूद के साथ में आपकी इसका TSS पूछा जाए तो 65% के आसपास जेली में। फिर इसमें क्या होता है ये ध्यान रखना, फलों का गुदा शामिल नहीं होता, फल रस शामिल होता है। तो फल रस प्लस चीनी प्लस अमल, ठीक है, इनको मिलाकर के बनाया जाता है, फलों में पेक्टिन होता है। फिर अगर आप देखोगे तो ये पारदर्शी होती है, ये ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि ये बनाई किससे जाती है? फल रस से बनाई जाती है। तो यहाँ पर TSS 65 और जेम में 68,
कैंडी में 75 के आसपास, मुरब्बे में तो मुरब्बा में 70%, और 60 से ऊपर जो होते हैं वो स्थायी परिरक्षण में आपको देखने को मिलता है उनमें। तो सी इसका क्या है बेटा, राइट आंसर है आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, अगला देखो, एप्पल कलर एक किस्म है केले की, सेब की, नाशपाती की या अमरूद की। बताना है कि एप्पल कलर, देखिएगा एक होता है एप्पल कलर, इसका जो रंग होता है ना, बाहरी आवरण रंग सेब जैसा। रंग कैसा है बेटा, तो रंग है इसका सेब जैसा। दूसरा अगर आप देखोगे इसमें एक आती है एप्पल कलर के बाद में एक आती है हप्सी। तो हप्सी और एप्पल कलर दोनों के दोनों हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से विकसित किस्म है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और वैरायटी जैसे L49, इसे सरदार कहते हैं, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, क्या कहते हैं, ओ सरदार। एक अगर हम देखें आपके तो आपके चित्तीदार, इसकी अच्छी वैरायटी विटामिन सी के लिए जानी जाती है, चित्तीदार। तो चित्तीदार भी इसी की है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, इलाहाबाद सफेदा यूपी की सबसे बेस्ट किस्म है ये आपके। तो ये ध्यान रखना, अमरूद, तो इसे क्या कह देते हैं, गरीब का सेब भी कह देते हैं, और ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो होती है उष्ण जलवायु का सेब भी कह देते हैं, एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स। तो एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स, ये ध्यान रखना आपको। तो राइट आंसर इसका सी है, ये ध्यान रखना आपको। सेब को ठंडी जलवायु का राजा कह देते हैं, तो डी इसका राइट है आपके। मेथी का सर्वाधिक उत्पादन किस प्रदेश में होता है, मेथी। तो मेथी अगर देखें तो इसे बीजीय मसालों में शामिल करते हैं। तो क्या है, ये बीजीय मसालों में शामिल है। ट्राइगोनेला, इसे कहते हैं ट्राइगोनेला, फोइनिक ट्राइगोनेला, फोइनम ग्रेइकम। ठीक है, लेग्यूमिनेसी फैमिली की है, ये ध्यान रखना आपको। और 20 से 25 केजी सीड रेट है। और मेथी आप अगर देखेंगे तो मेथी बीकानेर में दिखाई देगी। ठीक है, मेथी बीकानेर में, लेकिन एक आती है ट्राइगोनेला कार्निकुलाटा, इसे कहते हैं ट्राइगोनेला। तो ट्राइगोनेला कार्निकुलाटा तो ट्राइगोनेला कार्निकुलाटा किस में आती है, कसूरी मेथी में। ठीक है, किस में आती है, ट्राइगोनेला कार्निकुलाटा कसूरी मेथी में आती है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, ट्राइगोनेला कार्निकुलाटा किस में आता है, कसूरी मेथी में देखने को मिलता है। तो यह आपके दिखाई देगा नागौर में। ठीक है, इसकी सीड रेट जो होती है वो 10 केजी के आसपास दिखाई देती है। राजस्थान मेथी के उत्पादन में अग्रणी है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो ए क्या है इसका राइट आंसर। अगला सवाल, एक वयस्क व्यक्ति को औसत दैनिक सब्जी की आवश्यकता होती है। एक वयस्क व्यक्ति को औसत दैनिक सब्जी की आवश्यकता होती है। तो देखिएगा, जब हम सब्जियों की बात करते हैं कि सब्जियों की कितनी आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर देखिएगा सब्जियों की जब बात करते हैं तो वर्तमान समय में 350 ग्राम आपको, इससे पहले कितनी थी 300 ग्राम। तो ना 532 ना 400, 285 इसका नियरेस्ट आंसर है, तो फिर 285। लेकिन अगर फ्रूट्स की बात कर ले तो फ्रूट्स में आपको ये ध्यान रखना कि फ्रूट्स आपको कहाँ दिखाई देंगे, तो फ्रूट्स आपके 150 ग्राम। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, सी इसका राइट है। अगला देखो, टोगनबर्ग एक विदेशी नस्ल है। तो टोगनबर्ग जिसको कह सकते हैं टोगनबर्ग घाटी की एक नस्ल है, दूध के लिए जानी जाती है, शरीर से अच्छी खासी हष्ट-पुष्ट है, सुअर की नहीं है, बकरी की, गाय की, भेड़ की। तो किसके, टोगनबर्ग बकरी की, जिसको एक कहते नस्ल है, और दूधारू के रूप में जानी जाती है इसे। ठीक है, मिल्क के रूप में जाना जाता है।
भारत में वार्षिक दूध उत्पादन 2014-15, तो आज के समय में 14 और 15 का कोई औचित्य नहीं है। यहाँ पर लिखिएगा 2021 और 22 के अनुसार, और फिर लिखिएगा 2022 और 2023 के अनुसार। तो आपको अगर पूछा जाए 21 का तो 0 हटा देना, लिख देना 221 मिलियन टन। 2022 और 2023, 23 है तो 23 का तो 23 उतारो और लगा दो 0, 223 पॉइंट समथिंग है, 62 के आसपास एमटी, तो 230 एमटी आपके वर्तमान में। अब वर्तमान में दूध की उपलब्धता अगर देखोगे तो दूध की उपलब्धता कितनी है, 459 ग्राम या 459 ml लिखो पर डे पर पर्सन, पर डे पर पर्सन, ये ध्यान रखना आपको, 459 ml, ये ध्यान रखना आपको। 21-22 में कितनी थी, 444। यहां पर अगर राजस्थान में देखोगे तो 1150 ml था पर पर्सन पर डे, और ये 2022-23 में घट करके कितना हो गया, तो ये हो गया आपके 1138 ml। ठीक है, तो भारत में वार्षिक दुग्ध उत्पादन कितना, 75 MT, 105, 146, यहाँ पर 146 था। 22-23 में पूछे तो ध्यान रखना, राजस्थान दूध के उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि भारत दूध उत्पादन में अगर देखा जाए तो भारत दूध उत्पादन में प्रथम है। ठीक है, भारत में अगर देखा जाए तो यूपी दूध उत्पादन में प्रथम है। ठीक है, 15.75% के साथ। राजस्थान अगर देखा जाए तो राजस्थान दूध के उत्पादन में द्वितीय स्थान है, लगभग 14.44% के साथ। ठीक है, तो यहां पर ये ध्यान रखना आपको। तो इसका तो राइट आंसर सी है, लेकिन करंट के अनुसार आपको ध्यान रखना, क्योंकि ये पुराना है आपके, इसलिए हमारे काम का नहीं है। अगला देखो, भैंस की गर्भावधि होती है तो भैंस की कितनी होगी, 300 से लेकर के 310 तक, गाय की 280 से 290 तक, बकरी 150 से 155 तक, भेड़ 145 से 150 के आसपास। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। तो यहाँ पर भैंस में पूछिए तो भैंस में गर्भावधि जिसको कह सकते हैं। ठीक है, 310 दिन, तो 20 का राइट आंसर है। मुर्गी के शरीर का तापमान क्या होता है, जो मुर्गी होती है उसके शरीर का तापमान, छोटा जानवर बड़ा टेम्परेचर। तो ये सवाल देखो पिछली बार भी पूछा था, फिर रिपीट हुआ। तो मुर्गी में जो होता है, मुर्गियों के शरीर का तापमान 105 से लेकर 107 डिग्री सेल्सियस। गाय भैंस का अगर देखोगे तो गाय भैंस का जो शरीर का तापमान होता है वो लगभग 101.5 डिग्री के आसपास होता है। सूअर जो होता है वो 103 डिग्री के आसपास। जैसे घोड़ा वगैरह है वो 99.5 के आसपास दिखाई देगा, 100 डिग्री फारेनहाइट, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। जैसे बकरी, तो बकरी का भी लगभग 103 के आसपास है। भेड़ का जो है वो 102 के आसपास है। ठीक है, इसलिए दोनों को मिलाकर के 102 लिख देते हैं। इंडिविजुअल भेड़ से ज्यादा बकरी का टेम्परेचर होता है, इसका ध्यान रखना। अब यहां पर मुर्गी का 101.65 तो 106 डिग्री फारेनहाइट। ठीक है, अगला देखो, भेड़ के मीट को क्या कहते हैं, मटन। पोर्क, पोर्क सूअर का होता है। बीफ गाय का होता है। बफन, बफन भैंस का होता है। चिकन मुर्गी का होता है। मटन भेड़ का होता है, ये ध्यान रखना आपको। बकरी के लिए चीवन वर्ड यूज कर लेते हैं। ठीक है, बकरी के लिए चीवन, तो डी क्या है इसका राइट आंसर, मटन। ठीक है, अगला देखो, दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है, लोहा, मैग्नीशियम, कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, कमी पाई जाती है या एब्सेंट पूछ लेते हैं। तो यहां पर देखो, मैग्नीशियम भी कम पाया था और लोहा भी कम पाया जाता है, लेकिन ये सवाल पूछ लिया गया था, रिपीट हो गया था, तो ये ध्यान रखना, वहां पर लोहा इसका राइट आंसर माना था।
ठीक है। तो बाकी पोषक तत्व तो सभी होते हैं, लेकिन लोहा ये ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है। मैग्नीशियम भी इसमें कम पाया जाता है। अगला देखो, गाय की द्विप्रजनीय नस्ल है गिर, तो गिर तो दुधारू है। थारपारकर जर्सी, जर्सी भी दुधारू है। साहीवाल, साहीवाल भी दुधारू है। तो यहाँ पर फिर क्या, थारपारकर। भारवाहक के रूप में भी देख लेते हैं इसे, भारवाहक, और भारवाहक के साथ दुधारू के रूप में भी इसे देखा जाता है। तो यहाँ पर बी इसका राइट आंसर है, थारपारकर, ठीक है। तो बी क्या है इसका राइट आंसर आपका। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज्जतनगर। तो इज्जतनगर में आपके भारतीय जो वेटनरी है, पशु चिकित्सा, ठीक है। तो पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको पशु चिकित्सा अनुसंधान यहाँ पर दिखाई देगी। फिर देखिएगा बीकानेर में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, नई दिल्ली में जैसे आपके IARI और ICAR। करनाल में देखो तो करनाल में आपका नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल में आपका सेंट्रल सोइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट CSSRI, यहाँ पर नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, और यहीं पर आपका जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल में, ठीक है। 1923 में स्थापना होती है बेंगलोर कर्नाटका में, और फिर बाद में आपके आता है ये करनाल में। एक और है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, NDDB। तो NDDB कहाँ स्थित है, तो NDDB है आणंद गुजरात में, ठीक है। कहाँ है, आणंद गुजरात में, ध्यान। तो डी इसका राइट आंसर है, ठीक है भाई। देखो ये सवाल पूछा 2015 में पूछा, फिर 2017 में रिपीट हुआ। दूध निकालने या दोहने की सर्वोत्तम विधि है अंगूठा दबाकर, मुट्ठी फिस्ट, या चुटकी, अंगूठा दबाकर और चुटकी द्वारा। सर्वोत्तम विधि है तो यहां पर देखो स्ट्रिप, तो छोटे जो थन होते हैं, छोटे थनों में, ठीक है, छोटे थनों के लिए मुट्ठी बांध करके और अंगूठा दबा करके, ये क्या है, ये दोषपूर्ण है। तो यहां पर क्या है, मुट्ठी बांध करके जिसको कह सकते हैं, 20 का राइट आंसर है, ठीक है। अच्छी विधि, मुट्ठी बांध करके जिसको कह सकते हैं, तो 20 का सही आंसर है। अगला देखो आपके स्क्रीन पर, पशुओं में खुरपका और मुंह पका रोग सामान्यतः खालिस्तान के कारण होता है, बैक्टीरिया के द्वारा, वायरस के द्वारा। तो FMD वायरस के द्वारा होता है, रिंडर पेस्ट वायरस के द्वारा होता है, रिंडर पेस्ट, ठीक है, रिंडर पेस्ट वायरस के द्वारा होता है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। मुर्गी में होने वाली जैसे रानीखेत, कैल्शियम की वजह से क्या होता है, जैसे एक आपको पता है मिल्क फीवर है, ठीक है, मिल्क फीवर, और एक यही ऐसी बीमारी जिसमें तापमान डाउन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, तापमान गिरता है, बाकी तो सभी में क्या होता है, तापमान बढ़ता है, ये ध्यान रखना आपको। तो यहां पर क्या है, 20 का राइट आंसर आपकी। आपके यहां पर गर्वन नहीं है, ये गर्बर है, ये गर्बर, ठीक है भाई। तो आप यहां पर लिखो गर्बर, ठीक है, गर्बर विधि। या कई बार पूछ लेते हैं ब्यूटाइरोमीटर। तो गर्बर विधि का उपयोग किसके परीक्षण के लिए किया था, अम्लता के लिए। तो अम्लता के लिए तो अपन क्या कर सकते हैं, जैसे NaOH टेस्ट कर सकते हैं, या दूध को गर्म करके देखा जा सकता है। विटामिन, प्रोटीन और वसा, तो वसा को ज्ञात करने के लिए क्या किया था, गर्बर परीक्षण किया जाता है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। जिसमें आपके H2SO4 का प्रयोग किया जाता है, दूध 10.75, और आपके
ठीक है। फिनोलेप्टीन जो इंडिकेटर है उसका प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। वसा, गाय की दुग्ध सिराओं में क्या होता है, दुग्ध सिरा, ठीक है, और दूध का संग्रहण होता है तो एलवीली में, ये ध्यान रखना, दूध जो होता है उसका संग्रहण जो होता है दूध, वो कहाँ होता है, आपके एलवीली में। तो यहां पर वेंस में क्या पाया जाता है, ब्लड पाया जाता है, ये ध्यान रखना आपको। तो सी इसका राइट आंसर है। अगला देखो, भारत में कपास की एक गांठ का वजन कितने केजी होता है। तो भारत में कपास की एक गांठ का वजन होता है 170 केजी। जूट में 180 माना जाता है, ठीक है, जूट में 180 माना जाता है आपका। तो यहां पर क्या है, राइट आंसर आपका सी है, ये ध्यान रखना आपको। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सी मक्का की संकर किस्म है, मक्का की संकर किस्म कौन सी है, गंगा, वन, किसान, अंबर, विक्रम, तरुण, ठीक है, नवीन, ठीक है, सारी इसी की है आपके। तो यहां पर पहली हाइब्रिड तो देखिएगा 1961 में, 1961 में, आपको पता है 1961 में। और अगर आप देखोगे तो आपके जो है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट फॉर मेज, ये ध्यान रखना। तो ये कहाँ, तो ये आपके इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गंगा वन हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर है, गंगा वन, ठीक है। जैसे बाजरे में HB1 आती है। राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा 256 mm, 564, 347, 1190। तो 1190 तो भारत की औसत वार्षिक वर्षा है, 575 mm होती है। तो यहाँ पर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान की 575 mm। तो बी क्या है इसका राइट आंसर, आपको दिखाई देगा, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है भाई। अगला देखो, कैजनस कैजान, अरहर की इष्टतम बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, अरहर, तो आप इसे कैजनस कैजान कहते हैं, कैजनस कैजान, लेग्यूमिनेसी फैमिली है। इसे आप रेड ग्राम कह सकते हैं, इसे आप पिजन पी कह देते हैं, इसे आप तूर कह देते हैं, इसे आप कैंडालू कह देते हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ पर 8 से 10, 20 से 25, 12 से 15, तो 12 से 15 केजी जिसको कह सकते हैं, इसका राइट आंसर। इसी के बराबर मूंग दिखाई देता है, एक आता है मोठ, मोठ में 15 केजी होती है, ध्यान रखना। मोठ में कितनी मानी जाती है, 15 केजी। तो यहाँ पर सी इसका राइट आंसर। भारत की दूसरी सर्वाधिक उत्पादित होने वाली दलहन है। खालिस्तान का वैज्ञानिक नाम कार्थेमस टिंक्टोरियस है। तिल, तिल को कहते हैं सिसेमम इंडिकम, क्या कहते हैं, सिसेमम इंडिकम, ठीक है। सूरजमुखी तो आपके सनफ्लावर, तो इसे हम एनस के रूप में भी देखते हैं, आपके सूरजमुखी सनफ्लावर। हेलियंथस, तो हेलियंथस एनस, एनस। तारामीरा, तारामीरा को हम क्या कह देते हैं, तारामीरा को इरुका सेठाइवा, ठीक है, इरुका सेठाइवा। कुसुम आपका इसमें राइट आंसर कार्थेमस टिंक्टोरियस, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर है, कार्थेमस टिंक्टोरियस। अगला देखो, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, फिर रिपीट हुआ सवाल। तो आपके जेट के पेपर में 33% पेपर रिपीट होता है, ये ध्यान रखना आपको। तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की औसत सांद्रता होती है 300 ppm, 30, 3 और 0.3। तो यहां पर देखो 300 का 10 गुना कितना होता है, 3000। इसका मतलब ये तो पाई जाती है मृदा में, फसलों में, और ये वायुमंडल में, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे 0.3% और यहाँ पर देखोगे तो 0.3%, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर 300 ppm। वायुमंडल में
मृदा की तुलना में या फसलों की तुलना में 10 गुना कम पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। फसलों में 10 गुना ज्यादा पाई जाती है, भूमि में 10 गुना ज्यादा पाई जाती है। तो ए इसका क्या है बेटा, राइट आंसर है। बरसीम में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला बैक्टीरिया है। बरसीम दलहनी फसल है, क्योंकि आपको पता है कि दलहनी जो फसल होती है, ठीक है, उन दलहनी फसलों की जो जड़ें होती है, उन जड़ों में क्या पाया जाता है, जड़ों में राइजोबियम। राइजोबियम जीवाणु होता है जो कि क्या करता है, सहजीवी जीवन यापन करता है। ठीक है, क्या यापन करता है, सहजीवी यापन। तो राइजोबियम फेजियोलाई, तो ये तो राजमा में है, लेकिन राजमा फिर भी नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता है, ये ध्यान रखना। राइजोबियम जेपोनिकम, ये सोयाबीन में आपको देखने को मिलेगा। ट्राइफोलाई, तो ट्राइफोलाई ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम, तो ये बरसीम में देखने को मिलता है। फिर देखिएगा मेलिलोटी रिजका, सेंजी, और सेंजी के साथ में मेथी। तो यहां पर क्या है, राइट आंसर राइजोबियम मेलिलोटी, डी इसका राइट आंसर आपके। ठीक है, अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक पादप पोषक तत्व नहीं, एसेंशियल नहीं है। तो देखिएगा पोषक तत्वों में एक तो होता है संरचनात्मक, संरचनात्मक, तो संरचनात्मक में कौन होता है, सी, एच और ओ। फिर होते हैं आपके प्राथमिक, तो प्राथमिक में एन, पी और के। फिर होता है द्वितीयक, तो द्वितीयक में क्या आता है, सी, ए, एम, जी और एस। फिर होता है सूक्ष्म, और सूक्ष्म में बी फॉर बोरोन, सी फॉर क्लोरीन, सी फॉर कॉपर, एफ फॉर फेरस, एम फॉर मैग्नीज, एम फॉर मोलिब्डेनम, एन फॉर निकिल, जेड फॉर जिंक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 11, 3 14 और 3 17। तो पोषक तत्व कितने टोटल, 17। लेकिन आपसे पूछा जाए आर्नोन और स्टाउट के अनुसार, तब क्या बताओगे, तो आर्नोन और स्टाउट के अनुसार आपको 16 बताना है। फिर सर 17वां कहां से आया, 17वां बेटा निकिल है, जो कि ब्राउन ने बताया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। इन दोनों को मिलाकर के क्या कह देते, वृहद भी कह देते हैं, वृहद, इसे कहते मैक्रो। और ये कौन सा है, ये है माइक्रो। अब कह रहा है कि कौन सा आवश्यक पोषक तत्व नहीं है, तो क्लोरीन है, मैग्नीज है, मोलिब्डेनम, आयोडीन नहीं है, ये ध्यान रखना। तो बी क्या हो गया बेटा, इसका राइट आंसर है, आयोडीन इसका भाग नहीं है। आगे देखिएगा, आलू में ट्यूबर कंद बनने के लिए अनुकूल तापमान 12 डिग्री। देखो आलू और प्याज, दो चीज ध्यान रखना, तो एक आलू है और एक प्याज है, ये ध्यान रखना। तो आलू और प्याज में ट्यूबर फॉर्मेशन के लिए लगभग 16 से लेकर के 20 डिग्री के आसपास की कोई वैल्यू होगी, वहां पर कंद बनते हैं। आलू में ट्यूबर बनता है, प्याज में बल्ब फॉर्मेशन होती है। दोनों ही रबी की क्रॉप है, ठंडी जलवायु चाहिए इनको। अब यहाँ पर एक सवाल, आलू में भंडारण, तो भंडारण 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, तो यहाँ पर 18 डिग्री इसका राइट आंसर आपको दिखाई देगा। ये ध्यान, आलू में सवाल पूछ लिया जाता है, ट्रू पोटैटो सीड और सीड प्लॉट टेक्निक दोनों आलू से संबंधित तकनीक है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, दोनों आलू से संबंधित है। ठीक है भाई, चलें आगे। तो अगला सवाल देखो, सोयाबीन का ग्लाइसिन मैक्स का उत्पत्ति स्थल चीन है, तो ये रहा पहला ही ऑप्शन है। तो चीन रेशम कीट का उत्पाद जनक भी है, रेशम कीट। ठीक है, भारत, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में जैसे लीमा, पेरू वाली, मेक्सिको वाले क्षेत्र में जैसे आपके पपीता यहीं पर है, अमरूद भी यहीं पर है, ठीक है, टमाटर भी यहीं पर है, आलू भी यहीं पर है, मिर्च भी यहीं पर है, कद्दू भी यहीं पर है, शकरकंद भी यहीं पर है। ठीक है, शकरकंद भी यहीं पर है, तंबाकू भी यहीं पर है, रबड़ भी यहीं पर है। तो यहाँ पर ए इसका राइट आंसर आपको दिखाई देगा, ये ध्यान रखना। अब आप कहोगे सर सवाल तो जिसको कह सकते हैं कितने पूछे जाते हैं, सवाल तो पूछे जाते हैं कि सर 40, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा कैसे, तो कुछ सवाल एग्रीकल्चर बायोलॉजी, जैसे बायोलॉजी आती थी उसमें कुछ सवाल एग्रीकल्चर वाले पार्ट के डाल दिए गए। तो यहाँ पर देखो, अरंडी, कास्टर बीन प्लांट ऑफ बॉटनिकल नेम, ट्राइडेक्स प्रोक्यूमेंस
वार्लिया प्रोइंटिन्स रिसिनस कम्युनस। तो रिसिनस कम्युनस हाल ही में इसका एक शॉर्ट यूट्यूब पर डाला हुआ है। तो यहाँ पर सी जिसको कह सकते हैं फ्रूट टाइप अरंडी होती है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है भोपाल। तो भोपाल में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एक है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस। गांधीनगर लखनऊ में आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च। और सोलन में आपके आलू अनुसंधान, ठीक है, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो लखनऊ में क्या है ये ध्यान रखना, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। लेकिन अगर पूछ लेता गन्ना प्रजनन, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो गन्ना प्रजनन अगर पूछता तो आप क्या कह देते, कोयम्बटूर में है, ठीक है, कोयम्बटूर में। तो राइट आंसर सी है इसका। अगला देखो बेटा, आईपीएम का अभिप्राय क्या, फुल फॉर्म पूछिए आईपीएम की। तो आईपीएम होता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड प्लांट पेस्ट है, मैन्युफैक्चरर्स नहीं है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। क्या होता है, कीटों के नियंत्रण के लिए रासायनिक, भौतिक और जैविक विधियों का मिला जुला रूप है जो कि इको फ्रेंडली होता है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। डी, आईपीएम में आपके केमिकल्स का यूज किया जाता है लेकिन थ्रेशोल्ड लेवल पर जाने के बाद। तो डी इसका राइट है। उपयुक्त में से कौन सा एक संग्रहित अनाज का, भंडारित अनाज का हानिकारक कीट, रेड हेरी कैटरपिलर, खफरा बीटल। तो दिख गए आपके यहाँ पर खफरा बीटल, ट्राइगोग्रामा ग्रेनेरियम, ये ध्यान रखना आपको। व्हाइट गर्भ की कौन सी अवस्था, तो व्हाइट गर्भ आपको कौन सी अवस्था, लार्वा जिसको क्या है, फर्स्ट सेकंड स्टार आपके दिखाई देते हैं। पोड बोरर स्टोरेज का पेस्ट है, दालों में दिखाई देता है आपके भंडारण में। तो ये थे आज के हमारे जो है कुछ सवाल। दिवाली का महापर्व इस समय चल रहा है और सभी ने अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा और अब आप वापस से अपनी तैयारियों को धार देने के लिए जुड़ जाइएगा। और इसीलिए दीपावली के पावन पर्व पर उत्कर्ष का ट्रिपल धमाका ऑफर इस समय चल रहा है, जिसमें अप टू 90% आपके कोर्स पर छूट दिखाई देगी, एक्स्ट्रा वैलिडिटी 3 महीने की और रिकॉर्डेड कोर्स फ्री विथ लाइव फ्रॉम क्लासरूम के साथ आपको दिखाई देगा। इसके साथ में ही उत्कर्ष बुकशाला के सभी पुस्तकों पर 80% तक की आपको छूट दिखाई दे रही है। और इसी सिलसिले में एक ऑब्जेक्टिव बुक जो आपको देखेंगे, खूब दबा करके प्रैक्टिस करने का आपको मौका मिलेगा। उसमें आपकी एक पुस्तक है पशु परिचर की रामबाण किताब। तो यहाँ पर इस बुक पर इस समय छूट मिल रही है। बुक आपको इस समय वैसे 250 के, लेकिन 175 रुपए की कीमत के साथ ये बुक आपको दिखाई दे रही है। तो आज ही इस बुक को ऑर्डर करें और आप छूट का फायदा उठा सकते हैं, या नजदीकी बुक सेलर से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ये जरूर है, निश्चित रूप से रामबाण है आपके पशु परिचर के लिए। इसके अलावा उत्कर्ष के सभी टेस्ट सीरीज पर अप टू 90% तक की छूट है और हमारे साथ एक टेस्ट सीरीज जुड़ी हुई है पशु परिचर। इसके साथ में आप चाहे डब्ल्यूओ की ले, चाहे जेट की ले, चाहे एफएसओ की ले, सभी टेस्ट सीरीज आपके ऐप पर उपलब्ध है छूट के साथ। तो ये थे आज का हमारे सेशन का। छुट्टियां हैं लेकिन फिर भी उत्कर्ष लेकर के हाजिर है आपके साथ रोज नियमित रूप से क्लास। तो सभी विद्यार्थियों को एक बार पुनः राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।